Hello everyone, welcome to Decode IIT and let's continue our lecture जहाँ पे we have started chapter sound. तो this would be the last lecture for sound. इसके बाद हम sound को ख़त्म कर देंगे. And before moving forward, please as I always say, please leave us a review on Google and follow us on social media handles so that you can clear your science concepts as well as other maths concepts as well. Right? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं and लेट्स स्टार्ट दिस न्यू लेक्चर. और आज हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. राइट. तो मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं कि भाई साउंड जो है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, सॉरी छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख रहा हूँ. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. ये हमने पढ़ा. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमने देखा. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था कि साउंड बेसिकली जब वाइब्रेट करती है ना, तो जो वाइब्रेशन होता है उसके बगल में जो पार्टिकल्स होते हैं साउंड के, दे बेसिकली गेन एनर्जी फ्रॉम दिस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, है ना. फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऑसिलेट करते हैं आगे पीछे, है ना. ये मैंने आपको बताया था, ऐसे ऐसे आगे पीछे ऑसिलेशन होता है ना. फिर मैंने आपको बताया था कि एक कंप्रेशन होता है, फिर एक रेयरफैक्शन होता है. कंप्रेशन वो होता है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास हों, और रेयरफैक्शन वो होता है जहाँ पे पार्टिकल्स दूर हों, है ना. समझ में आई बात. तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं, है ना. आज हम कुछ बात करेंगे साउंड के वेव के बारे में, है ना. तो मैंने आपको बताया था कि साउंड जो ट्रैवल करती है ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. कैसे ट्रैवल करती है साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव. जैसे ओशन की वेव होती है ना, वैसे ही वेव की तरह साउंड जो है वो ट्रैवल करती है ना. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो टाइप की वेव्स होती हैं. एक वेव होती है मैकेनिकल वेव्स जो कि है साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव जिसको एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए. राइट. तो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल. और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, है ना. तो नॉन मैकेनिकल वेव्स जैसे लाइट, है ना, जैसे लाइट. सो लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, है ना, डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. तो ये सब हम चीज़ें देख चुके हैं ना कि जो साउंड है डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, और जो साउंड है दैट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, है ना. अब वेव की जो कैटेगरी होती है उसमें दो टाइप की वेव्स होती है. ऑल्दो दिस यू विल स्टडी इन 9th क्लास, बट अभी के लिए मैं आपको दोनों का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ. एक होती है ट्रांसवर्स वेव, है ना, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव. एक क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो दो टाइप की वेव्स होती हैं, है ना, दो टाइप की वेव होती है ना. जैसे जो आप ओशन में वेव देखते हो ना, ऐसे जो जाती है, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र वेव. तो ट्रांसफ़र वेव बेसिकली ऐसे ट्रैवल करती है, जैसे ओशन में वेव्स ट्रैवल करती है ना, वैसे दिस इज़ अ ट्रांसफ़र वेव, है ना. तो होता क्या है ट्रांसफ़र वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में, जो ट्रांसफ़र वेव होती है उसमें जो पार्टिकल होता है, कहीं भी आप वेव पे पार्टिकल देखो, उसका मोशन ऊपर नीचे होता है. वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. वो होती है ट्रांसफ़र वेव्स, है ना. वेव ऐसे चल रही है और पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, है ना. जैसे अगर आप समुंदर में देखो, आप यहाँ पे बोट रखना, है ना, और जब भी वेव आती है ना ओशन में, तो बोट थोड़ी ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है. तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वेव. और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव. तो साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के थ्रू. तो मैंने आपको दिखाया था ना पिछले वीडियो में कि भाई कुछ जगह पार्टिकल्स पास होते हैं और कुछ जगह दूर होते हैं, है ना. फिर पास होते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, है ना. तो जहाँ जहाँ पास होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेशन, और जहाँ दूर चले जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेयरफैक्शन. तो साउंड ऐसे ट्रैवल करती है. तो बेसिकली जो साउंड में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं. ये डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, है ना. जो ट्रांसफर वेव होती है उसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन वाइब्रेट करते हैं. तो वेव ऐसे चल रही है इस साइड और पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं. जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं दोज पार्टिकल्स वाइब्रेट अलोंग द वेव. तो वेव भी इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे. समझ में आई बात. तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है. अब हम
वेव को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। देखो अभी हमने जब हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो साउंड वेव में हमने देखा कि जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है ना। तो ये जो पार्टिकल जब पार्टिकल जहां से डिस्प्लेस हुआ इसको हम बोलते हैं पार्टिकल की मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। पीछे था क्या, 1 मिनट को देखते हैं। ये देखो जैसे ये है ना, अगर ये रेड वाले को देखो, आप रेड वाले को ध्यान से देखो, इसका मोशन ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये रेड वाला आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। आगे पीछे देखो, आगे गया फिर पीछे गया फिर आगे गया फिर पीछे गया फिर आगे गया फिर पीछे गया। तो ये जो मोशन होता है ना ये साउंड वेव का होता है। मतलब साउंड वेव में ये जो जहाँ पार्टिकल्स क्लोज हैं इसको हम बोलते हैं कंप्रेशंस, और जहाँ पार्टिकल दूर हैं इसको बोलते हैं रेयरफैक्शंस, ठीक है। तो पार्टिकल का अगर मोशन मैं एनालाइज करूँ, है ना, तो कुछ ऐसा है। कैसा? देखो ये देखो, ये वाले यहाँ से और अच्छा दिख रहा है। ये आगे गया फिर पीछे गया फिर आगे गया फिर पीछे गया फिर आगे गया फिर पीछे गया, है ना। और ट्रांसफर वेव ऐसी होती है, उसमें ऊपर नीचे जाता है ना। समझ में आ रही बात? नहीं भी समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, हम 9th में फिर से पढ़ेंगे इसको। बट अभी के लिए हम बेसिक टर्म्स डिफाइन करते हैं। बेसिक टर्म क्या है कि जो पार्टिकल आपने देखा, जो रेड कलर का पार्टिकल आपने देखा, उसका मोशन कैसा था? उसकी एक मीन पोजीशन थी जहां पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, है ना। फिर इस मीन पोजीशन से क्या हुआ, इसको धक्का लगा, धक्का लग के ये कहां गया? आगे गया। धक्का लग के ये कहां गया? आगे गया। और फिर ये यहां तक पहुंच गया, है ना। फिर क्या हुआ? फिर जब धक्का हटा तो ये वापस गया, वापस जाते जाते ये यहां तक चला गया, पीछे तक, और फिर आगे आया। तो मोशन ना उसका कुछ ऐसा हो रहा है। कैसा? पहले ही आगे गया फिर पीछे आया फिर और पीछे गया फिर वापस आया। तो ये जो बीच वाली पोजीशन है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, ठीक। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, जितना ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ अपनी मीन पोजीशन से किसी भी साइड, ये जितना इस साइड गया और जितना इस साइड गया वो दोनों सेम है। मतलब मान लो अगर ये 2 मीटर्स आगे गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मान लो ये पार्टिकल वाइब्रेट होकर 2 मीटर राइट हैंड साइड गया तो उतना ही 2 मीटर ये अपने लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। सो दिस 2 मीटर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस केस में इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बेसिकली एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल क्या है? दिस इज अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, दिस इज अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। बात समझ में आई? ये इसकी मीन पोजीशन है, इसके ईदर साइड, या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, वो कितना मैक्सिमम जा सकता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आगे ये जा नहीं सकता, ये एक्सट्रीम है इसका, इसके आगे ये नहीं जा सकता, है ना। समझ आया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो सकता है ऑन ईदर साइड ऑफ दिस मीन पोजीशन। समझ में आई बात? ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। क्लियर है? ठीक है। आप देखो, पहला चीज हो गया। दूसरा है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है ये आगे गया पार्टिकल, पीछे आया, फिर और पीछे गया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आया। तो जब ये जहां से चालू किया वहीं पे वापस आ जाए तो इसको हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। ये आगे गया, पीछे आया, फिर और पीछे गया, फिर आगे आया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया, तो इसको हम बोलेंगे वन कंप्लीट वाइब्रेशन। और इतना होने में जितना उसको टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो बेसिकली टाइम पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन, है ना। टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग एटम या ऑब्जेक्ट जो भी है, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन।
तो एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगा, वन वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना बात समझ में आई। तो वन वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर है, चलो आ जाओ। दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये समझते हैं। देखो मान लो, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में दिस पार्टिकल जो ये मॉलिक्यूल है इट टेक्स 0.1 सेकेंड। ऐसे एग्जाम्पल मिटा देते हैं इसको। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ना, ये पार्टिकल वाइब्रेट करके इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर तक गया और फिर वापस आया, है ना। तो यहाँ से यहाँ, पीछे और फिर इधर, ठीक है। मान लो ये पूरा एक वाइब्रेशन होने में द पार्टिकल टेक्स 0.1 सेकेंड। कितना? 0.1 सेकेंड। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो ये पूरा एक वाइब्रेशन होने में द पार्टिकल टेक्स 0.1 सेकेंड, है ना। समझ में आई बात। तो एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस होंगे बताओ। अगर 0.1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन हो रहा है तो एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होंगे? 10 वाइब्रेशन। सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कितने वाइब्रेशन होंगे? 10 वाइब्रेशन। तो ये जो 10 वाइब्रेशन आया दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज, आपको समझा देता हूं, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एनो मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। एंड फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, वेयर टाइम इज इन सेकेंड्स, ठीक है। समझ में आई बात। चलो, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं लाउडनेस के ऊपर। तो बेसिकली लाउडनेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिकली अगर आप पूछोगे तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का उतना ज़्यादा लाउड होगा। मतलब ऐसा समझो, मान लो मेरे पास वो है, एक मिनट, जैसे मान लो ये रबर बैंड है ना। अब अगर इस रबर बैंड को लेट्स से ऐसे है रबर बैंड, ऐसे ही देखो, मान लो ये रबर बैंड है ना। अब इस रबर बैंड को मैंने ऐसे प्लग किया थोड़ा सा तो आवाज कम आएगी। अब यही मैंने मान लो ऐसे किया तो ज्यादा आई ना आवाज, ऐसे किया अगर तो ज्यादा आई। तो अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा होती है ना। जो ज्यादा तेज आवाज होती है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। रीजन भी कि एनर्जी ज्यादा होती है। बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या सिग्निफाई करता है? एनर्जी। अगर ये पार्टिकल जो है वो ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगा तो इसके पास मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी है कि नहीं। मान लो एक बच्चा है ना, उसके पास बहुत एनर्जी है ना, तो वो दौड़ता रहेगा, इधर उधर दौड़ता रहेगा, ज्यादा दूर तक दौड़ेगा, है ना। जिसके पास ज्यादा एनर्जी हो ज्यादा दूर तक दौड़ेगा। वहीं एक सुस्त सा लड़का है, एकदम मतलब मरा टाइप का है ना, तो मान लो बहुत कम एनर्जी वाला है ना, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा ना। तो इसीलिए आप ऐसा समझो कि एम्पलीट्यूड अगर वाइब्रेशन का ज्यादा है तो इसका मतलब उस पार्टिकल के पास क्या ज़्यादा है? एनर्जी ज़्यादा है। और एनर्जी ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा है। तो लाउडनेस मतलब कितना तेज आवाज़ है। तेज आवाज़ होता है ना, तो वो तेज हम कैसे मेजर करते हैं? तेज आवाज़ जो मेजर होती है ना, वो उसके एम्पलीट्यूड से होती है बेसिकली, है ना। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आवाज़ तेज होगी। और लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल्स, है ना। ये आपके वो जो ग्राहम बेल है ना, उनके नाम पे पड़ा था डेसिबल। तो लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल से। जैसे जो हम नॉर्मल बातें करते हैं ना, दैट इज़ अराउंड 60 डेसिबल्स अप्रॉक्सीमेटली। जो सॉफ्ट विस्पर होता है, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूँ लाउडनेस, तो ये जो होता है दिस इज अराउंड 30 डेसिबल्स, है ना। जो सायरन्स होते हैं, हॉर्न्स वगैरह मारते हैं, दिस इज अराउंड 120 डेसिबल्स। तो ऐसा मतलब स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि अगर 80 डेसिबल्स के ऊपर की साउंड है तो दैट इज़ अ नॉइज़,
दैट इज़ अ नॉइज़। तो ये जो कार के सायरन वगैरह होते हैं ना जो बहुत तेज पी 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 बजाते रहते हैं, दैट इज़ अ नॉइज़, दैट कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन। क्या होता है उससे? नॉइज़ पोल्यूशन, है ना। इट कैन इवन अगर बहुत टाइम तक अगर आप उसको सुनते रहो उतनी तेज़ आवाज़ को, तो इट कैन परमानेंटली डैमेज योर हियरिंग एज वेल। तो 80 डेसिबल के ऊपर जो साउंड होती हैं उनको हम नॉइज़ बोलते हैं, है ना। जो रॉकेट्स वगैरह का लॉन्च होता है ना, तो रॉकेट्स जो उड़ते हैं दैट इज़ अराउंड 140 डेसिबल साउंड एमिट होता है, मतलब इतना तेज आवाज़ होती है जब वो लिफ्ट ऑफ करते हैं। समझ में आई बात? तो लाउडनेस इज मेजर्ड बाय एम्पलीट्यूड, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं थोड़े थोड़े। कैसे बनते हैं देखो बताता हूँ आपको। आपको बोलेंगे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। आपको बोलेंगे अ साउंड ऑफ लाउडनेस 10 डेसिबल्स हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ लेट्स से 2 मीटर्स। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक साउंड है जिसका लाउडनेस 10 डेसिबल है और उसका एम्पलीट्यूड 2 मीटर है। पूछेगा अनदर साउंड वेव हैविंग एन एम्पलीट्यूड 4 मीटर विल हैव लाउडनेस ऑफ। क्वेश्चन में क्या है बेसिकली पूछने का कि एक साउंड है जो जिसकी लाउडनेस 10 डेसिबल है और उसका उस जो साउंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड है 2 मीटर्स का। ठीक है, तो बोला गया है एक और साउंड वेव ऐसी है जिसका एम्पलीट्यूड 4 मीटर का है, तो बताओ उसकी लाउडनेस कितनी है। तो हमको पता है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करेंगे देखो, 10 डेसिबल का जो साउंड था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या था 2। और मान लो जो दूसरी वाली वेव है उसका जो लाउडनेस है दैट इज x, तो x शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 क्या एम्पलीट्यूड है ना। हमको पता है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन होता है ये इक्वल टू में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? इक्वालिटी में। तो ये ऐसे आता है 10/x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, है ना। समझ में आई बात? बेसिकली होता क्या है, जब भी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में बदलना हो, मतलब इक्वालिटी में बदलना हो, देन वी रिप्लेस इट बाय इक्वालिटी एंड वी ऐड अ कांस्टेंट k। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई लाउडनेस का फॉर्मूला ऐसे कुछ पूछ ले, तो लाउडनेस इज इक्वल टू k टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k कैन बी एनी कांस्टेंट, जैसे 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, कोई भी कांस्टेंट होगा बस, है ना, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ से कितना आ गया देखो, यहाँ से कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x यहाँ से आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 16, तो 4 4 ज़ा 16, तो x आ जाएगा 40 डेसिबल्स। क्या आ जाएगा? 40 डेसिबल्स। तो जो भी एम्पलीट्यूड की साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड 4 मीटर है उसका लाउडनेस कितना होगा? 40 डेसिबल्स। आप ध्यान से देखो तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना। कैसे, क्यों हो गया 4 टाइम्स? क्योंकि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हुआ है। देखो एम्पलीट्यूड कितना हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। तो अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हुआ है तो लाउडनेस कितना बढ़ेगा? 4 टाइम्स। लाउडनेस कितना बढ़ेगा? 4 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा, लाउडनेस कर लिया, फ्रीक्वेंसी कर लिया, टाइम पीरियड कर लिया, एम्पलीट्यूड कर लिया। अब आ जाते हैं पिच पे। पिच क्या होता है? पिच में बहुत ईजिली समझाता हूँ आपको। जैसे कभी छोटा बच्चा रोता है ना, आप जब भी आसपास हो ना, जैसे जब भी आप कोई साउंड सुनते हो तो अब से आप उसको नोटिस करने की कोशिश करना कि वो साउंड कैसी है ना। जैसे बेबी क्राइंग, जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी जो आवाज़ आती है ना वो बहुत पतली होती है, थिन होती है, पर बहुत तेज लगती है, यहाँ पे कान में बहुत तेज पड़ती है। ऐसे बोलते हैं लोग, बोलते हैं बहुत ही कर्कश आवाज़ है ना। कोई आपको दिखता होगा बहुत चिल्लाता हुआ, है ना। जैसे मान लो कोई वुमेन बहुत चिल्ला रही है, जनरली जो वुमेन्स होती हैं उनकी जो वॉइस होती है दैट इज़ वेरी थिन। मैंने ये आपको बताया था शायद, है ना। तो वुमेन की जो वॉइस होती है दैट इज़ थिन,
बट दैट इज हाई पिच्ड, हाई पिच्ड। जबकि जो मैन होते हैं उनकी जो वॉइस होती है दैट इज लो, मतलब लो मतलब लो पिच, लो पिच है ना, एंड थिक, थिक आवाज होती है ना, भारी, जिसको बोलते हैं ना भारी आवाज है, इसकी आवाज भारी है। भारी का मतलब क्या है? भारी का मतलब है लो पिच साउंड। जैसे अगर आप सोचो कि जैसे लायन, लायन जब रोर करता है ना, रोर करता है तो उसका जो रोर होता है दैट इज लो पिच्ड, दैट इज लो पिच्ड। और जब बर्ड्स, बर्ड्स अपना वो करती ना, बर्ड्स ऐसे सुबह सुबह बर्ड्स चहचहाती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना चहचहाना बोलते हैं। जब बर्ड्स ऐसे चिरपिंग बोलते हैं, शायद चिरपिंग करती हैं, तो उनकी जो वॉइस होती है वो कैसी होती है? हाई पिच्ड। कैसी होती है? हाई पिच्ड। तो बेसिकली पिच जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मैं आपको बताता हूँ। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा साउंड का, उतना ज़्यादा उस साउंड का क्या होगा? पिच होगा। जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतना हाई पिच। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बचा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो वेव की लेंथ, नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वेव प्लस लेंथ, तभी तो वेवलेंथ आएगा। तो जो वेव है उसकी लंबाई कितनी है, तो हमको पहले ये समझने की जरूरत है कि वेव क्या होता है, व्हाट इज अ वेव, है ना। तो आप ऐसे समझो कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना, और वेव वाज नथिंग बट डिस्टर्बेंस। याद है वो एग्जाम्पल जिसमें मैंने रो में बच्चों को खड़ा कराया था और फिर मैंने बोला था धक्का मार दिया, एंड से धक्का मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, है ना। ये जो धक्का जा रहा है आगे दैट इज अ वेव, और धक्का क्या है? डिस्टर्बेंस है बेसिकली, है ना। धक्का क्या है? डिस्टर्बेंस है। तो वेव लेंथ क्या होती है कि एक टाइम पीरियड में, इन वन टाइम पीरियड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव। सो क्या है? व्हाट इज अ वेवलेंथ? वेवलेंथ इज कि इन वन टाइम पीरियड, इन one time period, what is the distance covered by the wave? So wavelength is basically the distance covered by the wave in one time period. आप ऐसा समझो कि आपने रो में लोग खड़े थे बहुत सारे, है ना, आपने धक्का दिया एंड से, आपने धक्का दिया, एंड लेट्स से द टाइम पीरियड वाज 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। तो आपने आगे वाले को धक्का दिया, आगे वाले ने फिर आगे वाले को धक्का दिया, ऐसे धक्का आगे जा रहा है। तो आप ये समझो कि 2 सेकेंड में धक्का कितना आगे चला गया, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया, दैट इज वेवलेंथ, दैट इज वेवलेंथ। बात समझ में आई? दैट इज वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वेव को डिनोट करने का जो तरीका होता है ना, वो ऐसा कुछ होता है। देखो, वेव को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, जैसे समुद्र में वेव आती है ना, ऐसे ऐसे वैसे डिनोट करते हैं। अभी मैं इसको आगे है सिंस ये, तो मैं अभी आपको आगे ही बताऊंगा, बट वेवलेंथ समझ में आया क्या होता है?